वंदे मातरम बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे ये आशा करती हूँ। और आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 मानव संसाधन कौन कौन से हैं उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आज भाग 1 के अंतर्गत कोशिश करते हैं। पहले मैं पाठ पढ़ूंगी, फिर बाद में समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले शुरुआत में ही देखिए प्रवृत्ति दी गई है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने परिवार की विशेष जानकारी तैयार करेगा। अब ये विशेष जानकारी किस स्वरूप में तैयार करनी है देखिए, जिसमें नाम अर्थात खुद का नाम लिखना है, फिर निवास का पता यानी कि आपका एड्रेस लिखना है, फिर उम्र अर्थात आपकी जो भी उम्र होगी वो लिखनी है, स्त्री पुरुष स्त्री है अथवा पुरुष है वो लिखना होगा, फिर शिक्षा यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं वो, और व्यवसाय होगा यानी कि जो भी व्यवसाय करते हैं वो। अब समग्र वर्गखंड की जानकारी एकत्र करके उसे विविध समूह में वर्गीकृत करके जानकारी तैयार करना। अब देखिए पूरे वर्गखंड में यानी कि पूरे क्लास में की जानकारी एकत्रित करके फिर उसे भी विविध समूहों में यानी कि विविध समूहों में उसे वर्गीकृत करना है हमें, और फिर उसकी जानकारी तैयार करना है। उदाहरणार्थ एसएससी तक, एचएससी तक, ग्रेजुएट से अधिक आदि, यानी कि एसएससी जो पढ़ रहे हैं या एचएससी पढ़ रहे हैं, फिर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट से अधिक है, उन सब के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं हम पूरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी तरह से पूरे देश की मानव आबादी संबंधी ऐसी जानकारी निश्चित समय से प्राप्त की जाती है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। आपको पता है कि कभी कभी हमारे घर में लोग आते हैं जिसे हम जनगणना कहते हैं, तो उसी के संदर्भ में हमें पूछताछ करने के लिए कुछ महिलाएं या फिर कुछ पुरुष हमारे घर पे आते हैं, और हमारे घर के जो भी मेन सदस्य होंगे उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, किसकी उम्र कितनी है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कौन सा काम करता है। इस प्रकार के सभी स्वरूप की जानकारी वो लिखकर लेके जाते हैं। तो यही मानव आबादी संबंधी ऐसी जानकारी निश्चित समय से प्राप्त की जा रही है, तो उसी के बारे में आज हमें जानना है। जनगणना क्या है और यह क्यों की जाती है? देखिए, जनगणना ये शब्द आया है, मैंने अभी आपको बताया कि गिनती की जाती है कि आपके घर में कितने लोग हैं, इस प्रकार से। तो ये जनगणना है, और इस जनगणना क्या है और यह क्यों की जाती है, इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी देश के अथवा किसी भी क्षेत्र के निवासी करने वाले लोगों के बारे में विधिवत से जानकारी प्राप्त करना और उसके लिखित स्वरूप में आंकड़े तैयार करने की विधि को जनगणना कहते हैं। बहुत बार सवाल आ सकता है कि जनगणना किसे कहते हैं, तो किसी भी देश के अथवा किसी भी क्षेत्र के जो निवास करने वाले लोग होते हैं उनके बारे में विधिवत जो जानकारी प्राप्त की जाती है और उसे लिखित स्वरूपों में आंकड़े तैयार करके जो विधि तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। किसी भी देश के अथवा किसी भी क्षेत्र के जो भी निवासी हैं यानी कि वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं उनके बारे में विधिवत यानी कि सभी प्रकार की जो भी जानकारी होती है उस जानकारी को प्राप्त करना और उसे लिखित स्वरूप में आंकड़े तैयार करने की विधि को ही क्या कहा जाता है? जनगणना कहा जाता है, जो प्रति 10 वर्ष में केंद्र सरकार के आदेश से किया जाता है। और ये जनगणना कितने साल के बाद होती है? तो प्रति 10 वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्ष पूरे हो गए कि फिर जैसे 2001 में जनगणना हुई तो फिर उसके 10 वर्ष के बाद यानी कि 10 वर्षों में तो एक में हो गई तो फिर सीधा 2011 में। इस प्रकार ये केंद्र सरकार के आदेश से किया जाता है, जिसे जनगणना अथवा सेंसस भी कहा जाता है। जनगणना को ही क्या कहा जाता है? सेंसस। हमारे देश में भी पिछली जनगणना 2011 में की गई। देखिए, मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया है कि 2001 में अगर आपकी जनगणना हुई तो फिर दूसरी जनगणना आपकी कब होगी? तो 2011 में। तो हमारे देश की जो पिछली जनगणना थी वो अभी 2011 में की गई, जो आज़ादी प्राप्त करने के पश्चात की 7वीं बार की जनगणना थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद 2011 मतलब ये तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में 7वीं बार की ये जनगणना थी।
इस समय देश के प्रत्येक नागरिक को यूनिक नंबर और पहचान पत्र देने का आयोजन भी किया गया है। अर्थात देखिए, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उन प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक नंबर और पहचान पत्र देने का आयोजन भी इसके अंतर्गत किया गया है, जो 2011 की जनगणना की विशेषता है। और यही 2011 की जनगणना की विशेषता है। पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना की विशेषता क्या थी। तो इस समय देश के प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक नंबर दिया गया था और एक पहचान पत्र भी दिया, यानी कि पहचान पत्र देने का भी आयोजन किया गया था। सुसंस्कृत भारतीय नागरिक के रूप में अपने परिवार की सही जानकारी देकर सहकार देना यह अपना कर्तव्य बनता है। यानी कि सुसंस्कृत भारतीय नागरिक है हम, और इसी के चलते हमें अपने परिवार की सही जानकारी, अगर आपको कोई भी अपने परिवार की जानकारी पूछता है, अभी जैसे कि 10 साल हो गए हैं जनगणना होके, तो अभी 2021 में भी जनगणना होने वाली ही होगी। तब हमारे घर में अगर कोई भी व्यक्ति जानकारी प्राप्त करने के लिए आता है तो हमारा पहला कर्तव्य यह बनता है कि जो भी जानकारी हम दें वो सही स्वरूप की जानकारी देकर उन्हें सहकार हमें करना चाहिए। यह हमारा पहला कर्तव्य है। मानव आबादी ही देश का मानव धन है। ऐसा कहा जाता है कि मानव आबादी जो है वही देश का मानव धन है। किसी भी देश के विकास का बड़ा आधार मानव संसाधन पर ही है। किसी भी देश का अगर विकास का आधार हो या किसी भी देश का बड़ा आधार हो तो वो किसे माना जाता है? मानव संसाधन को ही माना जाता है। मानव आबादी यह देश की पूंजी है। मानव आबादी क्या है? तो देश की पूंजी है। केवल देश के क्षेत्रफल और प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा देश का विकास नहीं होता है। देखिए, केवल क्षेत्रफल बहुत बड़ा है या प्राकृतिक संपत्ति बहुत ज़्यादा है तो उसी से खाली देश का विकास नहीं होता। देश के आर्थिक विकास का आधार देश की मानव आबादी का आकार और गुणवत्ता पर आधारित रहता है। देश के जो आर्थिक विकास होता है वो किस पर रहता है? तो देश की मानव आबादी का आकार, यानी कि कितने मायने में आपके पास मानव आबादी है और उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है उस पर निर्भर करता है। लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यकुशलता और कार्य करने की तत्परता जैसी बातें उत्पादकता को बढ़ाती हैं। अब हमारे पास आबादी तो है, लेकिन उस आबादी का स्वास्थ्य कैसा है, उन्होंने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है, या फिर उनमें कार्यकुशलता किस प्रकार की है, उनके कार्य करने की जो तत्परता है, ऐसी बातें उत्पादकता को बढ़ावा देती हैं। इससे ही देश का विकास होता है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इसी कारण यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे देश का विकास होता है। हमारे देश में आबादी का स्तर जानने और देश के आर्थिक विकास का आयोजन करने के उद्देश्य से जनगणना करवाई जाती है। जनगणना क्यों करवाई जाती है? तो हमारे देश की आबादी का स्तर जानने के लिए और देश के आर्थिक विकास का आयोजन करने के उद्देश्य से जनगणना करवाई जाती है। देश की विकास लक्ष्य पंचवार्षिक योजना भोजन, पानी, निवास की व्यवस्था, उद्योग, बिजली, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में आयोजन करने के कारण भी जनगणना करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जनगणना खाली आंकड़ेवारी का कलेक्शन करने के लिए या फिर आंकड़ेवारी लेने के लिए या जनगणना से खाली हमारे देश की आबादी कितनी है यह जानने के लिए जनगणना नहीं की जाती है, बल्कि हमारे देश के आबादी का स्तर जानने के लिए और आर्थिक विकास का आयोजन किस प्रकार किया जाए इसके लिए जनगणना करवाई जाती है। फिर देश की विकास लक्ष्य जो पंचवार्षिक योजना है उसको ध्यान में रखकर फिर इन सब का भोजन, पानी, निवास की यानी रहने की व्यवस्था, फिर इनके लिए जो उद्योग चाहिए वो उद्योग, बिजली कितनी चाहिए, फिर रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में आयोजन करने के कारण भी जनगणना करना ज़रूरी होता है। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए भी जनगणना आवश्यक होती है। अब तो भारत में लुप्त होने वाले प्राणी, पक्षी तथा वृक्षों को भी वन विभाग की तरफ से गिनती की जाती है तथा पालतू प्राणियों की भी गणना की जाती है जिससे उसके बारे में कदम उठाया जा सके। अब देखिए, खाली भारत की आबादी के लिए ही जनगणना की जाती है ऐसा नहीं है, बल्कि भारत की आबादी कितनी है ये तो दिखा ही जा रहा है। उसी के साथ साथ भारत में जो लुप्त होने वाले प्राणी हैं, पक्षी हैं तथा वृक्ष है,
वन विभाग की तरफ से वृक्षों की भी गिनती की जाती है तथा पालतू प्राणियों की भी गणना की जाती है, जिसके बारे में कदम उठाया जा सके। यानी कि अगर वो जो संख्या कम है तो उनकी संख्या को किस तरह बढ़ावा दिया जाए। आपको पता है कि दिन ब दिन भारत में बाघों की संख्या कम होती जा रही थी, तो उसके लिए बहुत अच्छे नियोजन किए गए हैं कि किसी को भी बाघ का शिकार करना सज़ा यानी कि शिक्षा देनी, मतलब शिक्षा का आयोजन किया गया है। फिर बाघों का संवर्धन किस प्रकार किया जाए, उनकी जो दिन ब दिन लोक संख्या, उनकी जो संख्या कम होती जा रही है, उनकी संख्या को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस सभी के बारे में सफलतापूर्वक कदम उठाए जा सकते हैं और उठाए जाते हैं। इसी कारण इन सब की गिनती की जाती है। आशा करती हूँ ये भाग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम भाग 2 के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।